सुप्रभात विद्यार्थियों, नमस्कार। विद्या विहार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं राम सकल सर, प्रवक्ता विद्या विहार इंटर कॉलेज। हम लोग आज कक्षा 10 के अंतर्गत कवि राम नरेश त्रिपाठी जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे और इनकी रचना जो स्वप्न से ली गई और जिसका शीर्षक स्वदेश प्रेम है, उसका अध्ययन करेंगे। पहले हम लोग कवि राम नरेश त्रिपाठी जी का जीवन परिचय देखते हैं। हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग के एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सम्मानित कवि थे। तो इनकी राम नरेश त्रिपाठी गिनती जो है वह द्विवेदी युग में की जाती है। हिंदी में स्वच्छंदतावादी रोमांटिक काव्यधारा का अग्रदूत भी इन्हें माना जाता है। उनकी कविताएं देश प्रेम, त्याग और भारतीय संस्कृति के गौरव से ओतप्रोत है। जन्म और प्रारंभिक जीवन। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 4 मार्च 1889 ईस्वी में, और कुछ स्रोत कहते हैं कि 1881 ईस्वी में, पर अधिक जो माने जाता है 1889 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान उत्तर प्रदेश का जौनपुर जिला और गांव है कोयरीपुर नामक गांव में हुआ था, और एक कृषक ब्राह्मण परिवार से ये संबंध रखते थे। इनके पिता का नाम पंडित रामदत्त त्रिपाठी, जो एक धार्मिक और ईश्वर भक्त व्यक्ति थे। जहां तक स्कूली शिक्षा और संघर्षों की बात हो, इनकी स्कूली शिक्षा बहुत नहीं हुई थी। केवल 9वीं कक्षा तक इन्होंने विधिवत शिक्षा प्राप्त की, जिसको हम स्कूली शिक्षा कह सकते हैं। किंतु उनमें सीखने की अद्भुत लगन थी। उन्होंने स्वाध्याय अर्थात सेल्फ स्टडी के बल पर ही हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला और उर्दू भाषाओं का गहरा अध्ययन प्राप्त किया, और प्रारंभिक जीवन में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक समय में वे कलकत्ता, वर्तमान में कोलकाता चले गए थे और वहां मारवाड़ी समाज के बीच रहकर साहित्य साधना प्रारंभ किए। स्वतंत्रता संग्राम और गांधी जी का प्रभाव। राम नरेश त्रिपाठी पर महात्मा गांधी के विचारों का गहरा प्रभाव था। एक सच्चे देशभक्त, वे सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया। इसके लिए उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। उनकी कविताओं में देश प्रेम का ज्वार दिखता है, और वे कविताओं में उनके वास्तविक अनुभव की देन है। उदाहरण के लिए आपकी रचना में पंक्ति है जिसमें विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर, और प्राण निछावर कर देता है अपना प्राण निछावर। ये उनकी रचना स्वप्न से ली गई है, जो उनके अदम्य देश प्रेम को प्रदर्शित करती है, दिखाती है। साहित्यिक योगदान और ग्राम्य गीत की बात की जाए तो सबसे बड़ा योगदान, जहां हम राम नरेश त्रिपाठी की बात करें तो हिंदी साहित्य में उनका अद्वितीय है, अर्थात उनके समान किसी दूसरे का योगदान नहीं रहा है। लोकगीतों का संकलन। वे पहले ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने गांव-गांव घूमकर लोगों के बीच रहकर लोकगीत अर्थात फोल्क सॉन्ग, फोल्क वे
इकट्ठा किया। इन्होंने ग्राम गीत नाम से अपनी रचना में सम्मिलित किया। उनका मानना था कि भारत की असली आत्मा गांव के इन गीतों में ही बसती है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, इसमें कुछ पद रचनाएं काव्य हैं और कुछ गद्य रचनाएं, जिसमें कथा और नाटक आदि का भी लेखन किया। वे मुख्य रूप से एक कवि के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। इनकी जो काव्य सबसे प्रसिद्ध काव्य रचनाएं रही हैं, उसमें मिलन जो 1917 में प्रकाशित हुई, पथिक जो 1920 में प्रकाशित हुई और स्वप्न जो 1929 में प्रकाशित हुई। और इस इन्हें स्वप्न के लिए हिंदुस्तान अकादमी द्वारा पुरस्कार प्राप्त हुआ। इन्होंने कुछ अन्य काव्य की रचनाएं की, उसमें काव्य संग्रह मानसी है। इन्होंने कविता कौमुदी का संपादन किया जो 8 भागों में है। यह हिंदी, संस्कृत, उर्दू और बांग्ला कविताओं का विशाल संग्रह है, जिसमें ग्राम गीतों का भी एक भाग है। अन्य उन्होंने नाटक, उपन्यास और बाल साहित्य पर भी पुस्तकें लिखी हैं। उनकी काव्यगत विशेषताओं की बात की जाए तो उनकी भाषा अत्यंत सरल, प्रवाहमयी और साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी है। उनकी कविताओं में राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि है। वे प्रकृति के सुकुमार कवि थे। जैसे हम सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं, तो इनकी भी गिनती प्रकृति के सुकुमार कवियों में की जाती है। उन्होंने प्रकृति का आलंबन और उद्दीपन दोनों रूपों में चित्रण किया है। उनके काव्य में आदर्शवाद और नैतिकता का पुट मिलता है। इनका निधन, जीवन भर हिंदी साहित्य की सेवा करते हुए और मां भारती सरस्वती की सेवा करने के बाद 16 जनवरी 1962 को इस महान राष्ट्र कवि का निधन हो गया। इनकी रचना जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल है, वह जो स्वप्न से लिया गया है, जिसका शीर्षक रखा गया है स्वदेश प्रेम, पहला काव्य है। अतुलनीय प्रताप जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। इसमें कवि रामनरेश त्रिपाठी जी हमारे देश में जो हमारे पूर्वज रहे हैं, उनके प्रताप का, उनके वीरता का, उनके शौर्य का वर्णन करते हुए कवि रामनरेश त्रिपाठी जी लिखते हैं, अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। हमारे पूर्वजों के अतुलनीय प्रताप, जिसकी तुलना न की जा सके, ऐसे प्रताप, ऐसे पराक्रम का जो साक्षी है, गवाह है, वह प्रत्यक्ष रूप से यह दिवाकर अर्थात सूर्य है। घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। निशाकर का अर्थ होता है चंद्रमा। और घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। हमारे पूर्वजों की जो कीर्ति है, जो यश रहा है, वह जो ये चंद्रमा है, निशाकर है, पृथ्वी के चारों ओर घूम घूम कर हमारे पूर्वजों के निर्मल अर्थात स्वच्छ यश को यह चंद्रमा देख चुका है। देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण। और जो आकाश में तारागण दिखाई दे रहे हैं, हमारे देश के वैभव को, संपन्नता को और हमारे देश की जो संपन्नता रही, हमारे पूर्वजों को संपन्नता रही है, उस संपन्नता को, ये जो अनंत
आकाश के तारागण हैं वह देख चुके हैं। अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष गर्जन। और अगर अनेकों बार राणा प्रताप आदि जैसे हमारे पूर्वज जो रहे हैं उनके विजय घोष गर्जन की विजय घोष और रण गर्जना को यह जो आकाश है अनेकों बार अगणित बार सुन चुका है नभ। यह आकाश जो है अनेकों बार अगणित बार इनके हमारे पूर्वजों के विजय घोष और रण गर्जना को सुन चुका है। इस पर आधारित कुछ प्रश्न है जिसकी आप अपने पुस्तक में व्याख्या करेंगे। पहला प्रश्न है उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा है रेखांकित अंश के व्याख्या कीजिए। तीसरा है आकाश किसकी गर्जनाओं को अनेक बार सुन चुका है। कभी इसमें आप इसका संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्वदेश प्रेम नामक पाठ से लिया गया है जो स्वप्न से अवतरित है, जिसके रचयिता कवि रामनरेश त्रिपाठी जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आप इन पंक्तियों को रेखांकित करेंगे, दोनों पंक्तियों को, इन पंक्तियों की आप व्याख्या करेंगे। और इस प्रश्न का आपको उत्तर देना है आकाश किसकी गर्जना को अनेक बार सुन चुका है। तो आप लिखेंगे आकाश ये जो नभ है अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष लगा। हमारे जो वीर पूर्वजों के विजय घोष गर्जना को अनेकों बार यह आकाश सुन चुका है। तो हमारे पूर्वज वीर पूर्वजों की बात की जा रही है। इसकी आप इसका उत्तर आप अपनी कॉपी में उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। अगला आपका काव्य है, दूसरा काव्य। अगले काव्य में कवि रामनरेश त्रिपाठी जी अपने देश के वीरों का वर्णन करते हुए, और ये ध्यान रखेंगे ये सारी जो कविताएं हैं ये सभी कविताएं ये सभी कविताएं वीर रस की कविताएं हैं। और वीर रस की जो भी कविताएं होती हैं उनका गुण जो होता है वो ओज गुण होता है। सभी इनकी कविताएं जितनी स्वदेश प्रेम में शामिल कविताएं हैं सभी कविताएं वीर रस से ओतप्रोत हैं। और इसका गुण जो है जहाँ रस वीर होता है वहाँ गुण ओज होता है। और यह मात्रिक छंद का प्रयोग किया गया है। अगले काव्य में कवि रामनरेश त्रिपाठी जी कहते हैं शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक, गूंज रही हैं सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक, जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिमगिरिवर, उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्ष स्थल पर। कवि कह रहा है कि शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिसके दिव्य देश का मस्तक। हमारे वीर पूर्वजों का वर्णन करते हुए कवि रामनरेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिसके दिव्य देश का मस्तक। हमारे पूर्वजों और हमारे देश का जो दिव्य मस्तक है वह सर्वोच्च मुकुट अर्थात हिमालय से, सर्वोच्च मुकुट अर्थात हिमालय से शोभित है, सुशोभित है। हमारे देश जो देश के पूर्वजों का देश है और हमारा देश है उसका जो हमारा दिव्य देश है। और दिव्य देश है क्या? तो यहाँ दिव्य देश जो है वह दिव्य भारत देश है। हमारे पूर्वजों और हमारे दिव्य देश का जो मस्तक है, जो सिर है, वह संसार के सबसे उच्च श्रृंखला वाले पर्वत हिमालय से सुशोभित है।
गूंज रही हैं सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक। और गूंज रही हैं सकल दिशाएं अर्थात सभी 10 दिशाएं जिनके जय गीतों से अब भी लगातार हमारे पूर्वजों के जय गीतों से संपूर्ण दिशाओं में इनके जय गीत आज भी सुनाई देते हैं। जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिमगिरिवर, और जिसकी महिमा हमारे पूर्वजों की महिमा का अविरल अर्थात निरंतर अर्थात लगातार जो हमारे पूर्वजों की महिमा है उसका अविरल लगातार जो साक्षी है वह सत्य रूप हिमगिरिवर। हिमगिरी अर्थात हिमालय, और जो बर्फ के पर्वतों में श्रेष्ठ है ऐसे हिमगिरी इस हिमालय पर्वत जो सत्य रूप में स्थित है वह हमारे पूर्वजों की महिमा का निरंतर लगातार साक्षी रहा, गवाह रहा है। उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्ष स्थल पर, और जिसके विस्तृत वक्ष स्थल पर विस्तारित सीने पर अर्थात जिसके बड़े भूभाग पर प्रारंभ से ही अनेक दिव्य विमान उतरा करते थे, वह हमारा देश भारतवर्ष है। ऐसा वर्णन करते हुए कवि रामनेश त्रिपाठी कहते हैं कि हमारा देश का जो विस्तृत वक्ष स्थल है, विस्तारित सीमा है, उस सीमा पर दिव्य और उतरा करते थे विमान दल। जो विमानों के दल हैं वह लगातार प्रारंभ से ही और आज वह वायुयान आदि के रूप में उतर रहे हैं, तो वो विमान दल हमारे देश के विस्तृत सीने पर, हमारे देश के विस्तृत भूभाग पर उतरा करते थे, ऐसा हमें सुनने को प्राप्त होता है। इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जिसकी आप व्याख्या करेंगे। पहला प्रश्न है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तीसरा है विदेशी हमारे देश में क्यों आया करते थे। तो पहला का प्रश्न का उत्तर होगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के स्वदेश प्रेम नामक पाठ से लिया गया है, जो स्वप्न से अवतरित है, जिसके रचयिता कवि रामनेश त्रिपाठी जी हैं, और कुछ रेखांकित पंक्तियां हैं जिसकी आपको व्याख्या कर आप इन दोनों पंक्तियों की आप व्याख्या करेंगे अपने उत्तर पुस्तिका में। और अगला प्रश्न पूछा गया आपसे कि विदेशी हमारे देश में क्यों आया करते थे। तो विदेशी हमारे देश में इसलिए आया करते थे क्योंकि वह हमारे देश की महिमा के बारे में सुन चुके थे, इसलिए हम विदेशी भी हमारे देश में आया करते थे। अगला काव्य है, और सभी कविताएं वीर रस तथा ओज गुण से ओतप्रोत हैं। सागर निज छाती पर जिनके अगणित अरलव पोत उठाकर पहुंचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर। नदियां जिसकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निशिवासर। ढूंढो उनके चलन चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। कवि रामनरेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि सागर निज छाती पर जिनके अगणित अरलव पोत उठाकर, हमारे देश की महिमा का वर्णन करते हुए कवि रामनरेश त्रिपाठी हमारे देश की महिमा और हमारे देश के वीरों का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, सागर निज छाती पर जिनके अगणित
अरलोपुट उठाकर। जो यह समुद्र है, जो विशाल समुद्र है हमारे देश का, जो तीन तरफ से हमारा देश समुद्र से घिरा हुआ है, उस विशाल समुद्र के किनारों पर जो सागर, जो समुद्र है, अपनी छाती पर अर्थात अपने विस्तृत समुद्र के तटों पर अगणित, अगणित का अर्थ है अनेकों, अनेकों, अरलोपोत, अरलोपोत का अर्थ है जलयान। जो आप यहाँ जलयानों को देख पा रहे हैं, तो यहाँ कवि रामनिवास त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि हमारे देश का जो विस्तृत समुद्र है, उस विस्तृत समुद्र पर अगणित अरलोपोत उठाकर, जो हमारे देश का समुद्र है, अपनी समुद्र रूपी छाती पर अगणित अनेकों अरलोपोत उठाकर, अनेकों जलयान को लेकर अब पहुंचाया करता था प्रमुदित। और ये जलयान अपने देश में ही नहीं जाते थे, बल्कि अन्य देशों में भी प्रमुदित अर्थात प्रसन्न हो करके भूमंडल के सकल तटों पर, भूमंडल अर्थात पृथ्वी के मंडल में जितने तटवर्ती देश हैं, उन देशों के किनारों पर जाया करते थे और सामान को आदान प्रदान करते थे। अर्थात हमारे देश में जो विदेश से आयात और निर्यात है, वह आज से नहीं बल्कि बहुत प्राचीन काल से ही लगातार होता चला आ रहा है। आगे कभी कह रहे हैं, नदियां जिसकी यश धारा से बहती है अब भी निस्वासर। और ये जो नदियां हैं, वह हमारे देश के वीरों की यश धारा के समान, यश धारा सी, यहाँ जहाँ सी सरस्वती आता है वहां उपमा अलंकार होता है, तो नदियां जिसकी यश धारा सी, और जो हमारे देश की नदियां हैं जिसके यश धारा के समान बहती हैं अब भी निस्वास, अब भी लगातार निस्वासर, निस्वासर अर्थात दिन और रात लगातार हमारे देश के वीर पूर्वजों की यश धारा के समान जो नदियां हैं, उनकी यश धारा के समान आज भी निरंतर जो है लगातार प्रवाहित हुए जा रही, बही जा रही हैं। ढूंढो उनके चरण चिन्ह तो पाओगे तुम इनके तट पर। यदि हमारे वीर पूर्वजों के चरण चिन्हों को आप ढूंढोगे तो इन नदियों के किनारे पर प्राप्त करोगे। अर्थात कहने का आशय है, उनकी वीरता के किस्से जो है आज भी उन क्षेत्रों में आपको सुनाई दे जाएंगे। इससे संबंधित कुछ प्रश्न है जिसका आपको उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, उपरोक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। जैसे आप पिछला संदर्भ लिखे हैं उसी अनुसार आप लिखेंगे। और दूसरा है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो आप रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे। और समुद्र किसकी सेवा में लीन रहता था, पद्यांश के आधार पर बताइए। तो दूसरे प्रश्न का जिसको आपको रेखांकन करना है, तो आप इन लाइनों की जो है इसकी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में रेखांकन की व्याख्या करेंगे। और साथ ही समुद्र किसकी सेवा में लीन रहता था, तो आप बताएंगे यहाँ कि समुद्र जो है लगातार हमारे देश की सेवा में, हमारे भारतवर्ष की सेवा में लगातार लगा रहता था। अगला काव्य है, विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँप हाँप कर, रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर, ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। इसमें कवि रामनिवास त्रिपाठी जी कहते हैं, विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँप हाँप कर। विश्वत रेखा अर्थात जब आप पृथ्वी का ग्लोब देखेंगे तो आप पाएंगे
कि बीच में एक काल्पनिक रेखा है जिसको विषुवत रेखा कहा जाता है, अर्थात वह रेखा जहां सूर्य की किरणें वर्ष में सीधी पड़ती है, उस रेखा को हम विषुवत रेखा कहते हैं, अर्थात या हम भूमध्य रेखा कह सकते हैं उसको। वह भूमध्य रेखा वही रेखा जहां सूर्य सबसे अधिक समय तक बहुत तेज चमकता है, उसकी बात यहाँ की जा रही है। कवि रामनरेश त्रिपाठी जी कहते हैं, विषुवत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर। जो विषुवती प्रदेश अर्थात जो भूमध्य रेखा पर रहने वाले लोग हैं, जो भूमध्य रेखा पर रहने वाले देशों के लोग हैं, वह जीता है नित हाँफ का, तो अपने देश में प्रतिदिन रह करके हाँफ हाँफ करके जीवन व्यतीत कर लेता है, लेकिन किसी से कोई शिकायत नहीं करता है। रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर, और रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि अपने देश से अलौकिक प्रेम को रखता है, किसी से शिकायत करने नहीं जाता है और अपने कार्य में लगातार लगा रहता है। जैसे हम कह सकते हैं वेस्ट इंडीज, दक्षिण अफ्रीका आदि जो भूमध्य रेखा पर देश पड़ते हैं, उस देश के लोग भी लगातार हाँफ हाँफ कर व्यतीत जीवन कर लेते हैं, लेकिन अपने कार्य में लगातार लगे रहते हैं। और फिर उनकी बात ही क्यों की जाए, फिर आगे कभी कह रहे हैं, ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर वह भी अपनी मातृभूमि पर देता है प्राण न्यौछावर। यह बोर्ड की दृष्टि से आपके लिए उपयोगी रहेगा। तो इसमें और आप यहाँ जाएंगे तो आप पाएंगे पृथ्वी के दोनों तरफ भूमध्य रेखा के बाद ये जो इधर वाला एरिया है और इधर वाला एरिया है, इसको हम ध्रुव प्रदेश कहते हैं। तो कवि रामनरेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं, ध्रुववासी जो हिम में तम में, ध्रुव प्रदेश में रहने वाला जो स्कीमों का क्षेत्र है, जहां वर्ष भर बहुत अधिक ठंड होती है, जैसे बरखोयास आदि का स्थान, वहां भी जो ध्रुववासी जो हिम में तम में, जो ध्रुव प्रदेश का रहने वाला है, जहां 6 महीने सूर्य दिखाई देता है और 6 महीने रात, 6 महीने सूर्य इधर दिखाई देता, 6 महीने इधर दिखाई देता। अर्थात कहने का अर्थ है, जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो 6 महीने दक्षिणी ध्रुव पर धूप पड़ती है और वही बहुत कम मात्रा में धूप पड़ती है, और जब उत्तरायण होता है तो सूर्य उत्तरी ध्रुव पर चमकता है। तो कहने का आशय है, तो इन जो ध्रुव पर जो देश हैं, उन देशों में जो निवास करने वाले लोग हैं, वह हिम में तम में, हिम में अर्थात इस बर्फ पर रहकर, अर्थात बर्फ में ही रहते हैं, बर्फ पर ही निवास करते हैं, बर्फ से ही इनका घर बना है, जिसको अब इग्लू कहा जाता है। इस घरों में निवास करने वाले, और तम में क्योंकि यहाँ 6 महीने दिन और 6 महीने की रात्रि होती है, तो जो ध्रुव प्रदेश का रहने वाला है वह हिम में और तम में अर्थात बर्फ पर और अंधेरे में जी लेता है, कांप कांप कर अपना जीवन कांप कांप कर व्यतीत कर लेता है, फिर भी वो किसी शिकायत करने नहीं जाता है। वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण न्यौछावर, वह भी अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों को अपने देश के लिए न्यौछावर कर देता है। तो हे वीरों, हे देश के वीरों, तुम भी अपने देश के लिए लगातार जब भी आवश्यकता पड़े प्राणों को त्याग करने के लिए तैयार रहो। इससे संबंधित कुछ प्रश्न है, इसको देख लो, उसके बाद हम लोग आगे कक्षा मिलेंगे। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। विषुवतीय प्रदेश में जलवायु कैसी रहती है? तो पहला इसका आप संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक
हिंदी के स्वदेश प्रेम नामक पाठ से लिया गया है, जो स्वप्न से अवतरित है, जिसके रचयिता कवि रामनरेश त्रिपाठी जी हैं। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसमें आप जिसकी आपको व्याख्या करनी है वह इन पंक्तियों की आपको अपने उत्तर पुस्तिका में व्याख्या करनी है। ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। और विश्वती प्रदेश की जलवायु कैसी होती है, तो आप इसका उत्तर देंगे। विश्वती प्रदेश की जलवायु पूरे वर्ष भर वहां गर्मियां पड़ती हैं और लगातार धूप बना रहता है, और वहां सूखा अधिक पड़ता है, गर्मियां अधिक पड़ती हैं। ठीक है, तुम लोग अब अगली कक्षा में मिलते हैं।